हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जो कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी या पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूरा डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं। शायद इसके बाद आपको कैपिटलिज्म की कोई और वीडियो देखने की इच्छा ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पीपल। ये इस टाइप का एक सिस्टम है जिसमें सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हाथों में होते हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं और गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट होती है मगर गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और गवर्नमेंट का मेन काम कोई भी नहीं है। इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन फ्री प्राइवेट एंटरप्राइज। जो इकोनॉमी है वो फ्री प्राइवेट एंटरप्राइज पे बेस करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव्स। तो जितने भी प्राइवेट बंदे हैं उनका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना या सेल्फ इंटरेस्ट। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री इकोनॉमी। इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है या लेजर फेयर इकोनॉमी, बिकॉज देर इज कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती इस टाइप की इकोनॉमी में। दिस काइंड ऑफ सिस्टम एमर्ज्ड आउट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में शुरू हुआ था ड्यूरिंग 1760 टू 1820। उस टाइम के बीच में इस टाइप का जो कैपिटलिस्ट टाइप का सिस्टम था वो शुरू हुआ था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इकोनॉमीज ऑफ यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब चलिए शुरू करते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या हैं कैपिटलिज्म के या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के? ठीक है, तो सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर मेन होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। तो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी। हर एक के पास राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हासिल करे एंड पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को देके जाए। तो इनहेरिटेंस के लॉज होते हैं और जितनी भी आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ईच इंडिविजुअल या एवरी इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, वो अपनी कंपनी खोल सकता है, एंड ऑल्सो फ्री टू एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट। फ्री है कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में डील कर सकता है। एवरीवन हैज़ द राइट टू स्टार्ट अ बिजनेस। हर एक के पास ये राइट है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे ऑफ हिज ओन चॉइस, अपनी मर्जी का। पीपल आर फ्री टू चूज ऑक्यूपेशन। वो फ्री हैं कि वो अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हैं ऑफ देयर चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अपनी एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, कोई भी इंजीनियर, अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है तो वो उस हिसाब से काम कर सकते हैं। बट ड्यू टू रीजंस लाइक नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, इंडिविजुअल्स मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स। ठीक है, जैसे वॉर गुड्स और नशे वगैरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाकी वो सारे काम कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन। एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू कंज्यूम एनी कमोडिटी अप टू एनी एक्सटेंट। कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो उनकी मर्जी है, जितना भी वो कर सकते हैं वो करेंगे अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर हाईली डिमांडेड। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वही गुड्स बनाता है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को यहाँ पे किंग की तरह ट्रीट किया जाता है कि कंज्यूमर की माननी है भाई, कंज्यूमर के हिसाब से चलना है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को तो अपना माल बेचना है। फोर्थ पॉइंट, मार्केट मैकेनिज्म। सब कुछ डिमांड सप्लाई के हिसाब से होता है। मार्केट मैकेनिज्म, और इसको प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मार्केट फोर्सेज डिटर्मिन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज and bring adjustment between varied wants and given scarce resources. All economic decisions are motivated with the price mechanism. तो बेसिकली इस पॉइंट में ये कहा गया कि प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से चलते हैं। प्राइस ही मेन है, प्राइस ही किंग है। कंज्यूमर तो है ही है, प्राइस भी मेन है। प्राइस को देख के माल बनाया जाता है। जो चीज़ों की प्राइसेस हाई हैं प्रोड्यूसर उसी के पीछे भागते हैं। और जो प्राइस मैकेनिज्म है ये कहता है कि हर एक चीज़ डिमांड और सप्लाई तय करेगी। जहाँ पे डिमांड कब, सप्लाई कब कट होगी, वही प्राइस तय होगा और उतनी क्वांटिटी बनाई जाएगी। समझ के बाद तो प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉफिट मोटिव। ये तो सबको पता है, सारे कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तो अंडर कैपिटलिज्म the main objective of every producer to earn maximum profits. Only those goods are produced whose prices is maximum and cost is minimum. सिर्फ उन्हीं गुड्स के पीछे भागा जाता है जिनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। नेक्स्ट है कंपटीशन। देयर एग्जिस्ट हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि जो नकली कंपनियाँ, छोटी मोटी कंपनियाँ, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो कंपटीशन ऑफ अ कमोडिटी मार्केट में भी होता है और फैक्टर मार्केट में भी होता है, विच टेंड्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जिसकी वजह से सिर्फ एफिशिएंट
जो फैक्टर्स हैं उन्हीं को नौकरी मिल सकती है, या एफिशिएंट कंपनीज हैं वही सर्वाइव कर पाती हैं। ओनली एफिशिएंट फर्म्स विल सर्वाइव। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके मेरिट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेरिट है अबंडेंस ऑफ गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर बल्क में बनाते हैं, एफिशिएंसी के हिसाब से चलते हैं, बल्क में बनाते हैं, तो फिर क्या होता है, अबंडेंस ऑफ गुड्स, इतने ज़्यादा गुड्स बनते हैं वो चीपर रेट्स पे अवेलेबल होते हैं। तो इस पॉइंट को सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस सच गुड्स विच हैव हाई प्रॉफिट मार्जिन विच डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो वही गुड बनाएंगे जो प्रॉफिट ज़्यादा है और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा है। हायर द प्राइस मोर द प्रॉफिट, हैंस द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स विच आर ऑलवेज इन डिमांड। तो अबंडेंस ऑफ गुड्स होता है, बहुत ज़्यादा गुड्स बनते हैं और वो हाई प्राइसेस पे बिकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट रिसोर्स एलोकेशन। अंडर दिस सिस्टम countries' resources are used in most efficient manner because every person works in his own interest। पूरे के पूरे कंट्री के रिसोर्सेज अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इतना कंपटीशन पड़ा होता है कि हर एक को अपनी एफिशिएंसी की पड़ी होती है और जो भी गिवन कंपनी है वो भी एफिशिएंट तरीके से काम कर रही होती हैं। तो लेबर, रॉ मटेरियल सब कुछ एफिशिएंसी से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब खुद सोचो, हर एक कंपनी आपस में compete करने लगी हुई है तो फिर वो नए नए तरीके ढूंढेगी, नई नई चीज़ें ढूंढेगी, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। Competition is the main point of capitalism, and for this purpose, producers spend a large amount of मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो कंपटीशन करने के चक्कर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ड्यू टू कंपटीशन प्रोड्यूसर्स इन्वेंट न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एवरी नाउ एंड देन। हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया चीज़ आई होती है कंपटीशन के चक्कर में। अब आपको सबको पता है MI, ओप्पो, वीवो हर तीसरे दिन नया फ़ोन निकाल लेते हैं। बंदा कब तक खरीदता रहे, खुद सोचो। It also forces them to discover new products to attract customers। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर तीसरे दिन कोई तीसरा मेगापिक्सल, ये मेगापिक्सल, वो मेगापिक्सल, ऐसे ऐसे करके वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी, नए से नए फ़ोन, हर हफ्ते नया फ़ोन, ठीक है। मैं मतलब परेशान हो गया हूँ, कितना अपडेट करूँ, खुद सोचो। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, चीप एंड बेस्ट गुड्स। तो चीप एंड बेस्ट गुड्स अवेलेबल होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन लार्ज स्केल, बल्क में बनता है, ड्यू टू विच लो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाते हैं। तो जब कॉस्टिंग कम होगी तो प्राइजेस भी कम होंगे। गुड्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्यू टू कंपटीशन। कंपटीशन इतना अच्छा होता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान है, वो भी सस्ते रेट पे अवेलेबल है, तो कस्टमर का तो बहुत फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट है इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। एवरी एंटरप्रेन्योर पुट्स हार्ड वर्क टू प्रोड्यूस मोर एंड टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो कैपिटलिज्म एनकरेज करती है ऐसे लोगों को जो compete करना चाहते हैं और एफिशिएंट होते हैं, वो आगे आते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ खोलते हैं और एफिशिएंसी से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं। एनकरेज करती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फ्रीडम। कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम टू बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। इस केस में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को पूरी फ्रीडम मिलती है। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस गुड्स इन विच दे कैन अर्न प्रॉफिट्स। प्रोड्यूसर के ऊपर फ्रीडम है, वो गुड्स बनाए जिसमें उनको प्रॉफिट मिल रहा है। एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। वो अपनी विल के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से जितना खर्चना चाहें वो खर्च सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस टाइप की इकोनॉमी में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री की प्रोडक्ट बनेगी, ज़्यादा बनेंगे और नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा कंट्री अमीर होगा उतना लोगों का स्टैंडर्ड भी तो बढ़ेगा, और लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट कहता है कि प्रोडक्शन बढ़ती है तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है। मगर क्या सब कुछ अच्छा अच्छा है? चलिए शुरू करते हैं डीमेरिट्स। नंबर 1, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर कैपिटलिज्म के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो जो अमीर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके छोटी कंपनियों को बंद करवा देंगे और बाद में अपनी मोनोपोली टाइप बना लेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, रिच बिकेम रिचर एंड पुअर बिकेम पुअरर, क्योंकि पुअर के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं रहती कि वो compete करें अमीर लोगों से। नेशनल वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड। सारा का सारा पैसा कुछ गिने चुने लोगों के पास चला जाता है। आपको पता है हमारे कंट्री में 10 से 12 फैमिलीज़ हैं जो इतना ज़्यादा पैसा जो है इकट्ठा करके बैठी हुई हैं, और बाकी जो 80% जो जनता है उसके पास इतना थोड़ा पैसा है कि 1% के पास 1% भी पैसा नहीं है। इनइक्वालिटीज़ है। नेक्स्ट है क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर क्लास ड्यू टू विच अनरेस्ट बिकेम अ नॉर्मल फीचर। तो अगर लोग अमीर गरीब में बंट जाएंगे तो अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। हर तीसरे दिन स्ट्राइक, लॉकआउट, कोई इलीगल एक्टिविटीज़, जो मतलब अनएम्प्लॉयड जनता है वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना,
वो अनएम्प्लॉयड जनता क्या करती है, अनएम्प्लॉयड लोग मतलब इधर उधर उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं, तो इससे अनरेस्ट फैलता है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन देयर वॉज ऑलवेज एन अनवांटेड स्टॉक लेफ्ट विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल वर्ड में समझना, कंपनियां बल्क में सामान बना देती, जब बल्क में बनाएंगी, बल्क में इतनी डिमांड तो है नहीं, उन्होंने बना दिया बल्क में ताकि उनको सस्ता पड़े, तो कुछ माल रह जाता है जो बिकता ही नहीं है। तो वो अनवांटेड स्टॉक जब तक बिकता नहीं है तब तक फर्दर प्रोडक्शन रुक जाएगी और जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मोर ओवर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जहाँ 10 बंदे काम कर रहे हैं वहाँ एक मशीन लगा देते हैं, तो नौकरी चली जाती है उनकी भी। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन। रिच ऑलवेज एक्सप्लॉयट पुअर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिच जो हैं वो हमेशा गरीब को एक्सप्लॉयट करते हैं। फ्यू पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी टेक अवे मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पीपल लीड अ मिजरेबल लाइफ। अब आप कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में अगर देखेंगे, अमेरिका और इंग्लैंड में भी अगर देखेंगे, अगर आप वहाँ पे गए हैं, मैं 1-2 बार मुझे जाने का मौका मिला है, मैं वहाँ पे गया हूँ, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे भी गरीबी है, वहाँ पे भी लोग कई कारों के अंदर सोने के लिए मजबूर हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, गरीबी वहाँ पे भी बहुत है। मगर ये जो टीवी चैनल्स हैं ये सारे के सारे अंग्रेज़ों के हैं, तो ये अच्छी अच्छी शक्ल दिखाते हैं, ये बुरी शक्ल नहीं दिखाते। ठीक है, कभी भी। तो गरीबी वहाँ पे भी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी गरीब होते हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा कुछ गिने चुने लोगों की जेब में चला जाता है। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की वेस्टेज हो सकती है। कंट्रीज रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स विच हैव हाई डिमांड, ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स सफ़र। तो सारा का सारा पैसा उन गुड्स पे खर्च होगा जो लग्जरी आइटम है। लग्जरी आइटम पे खर्च होगा। दिमाग से सोचो, अगर सारा का सारा लग्जरी आइटम पे खर्च होने लग गया तो नेसेसिटीज़ तो प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएंगी। आपने पिछले 5 साल में देखा है, जो आपके घर के आगे आगे पीछे जो दुकानें होती थी, जो राशन की दुकानें होती थी, जहाँ पे कन्फेक्शनरीज वगैरह का सामान मिलता था, उसमें मार्जिन कम है, तो लोगों ने वो बंद करके कोई लैपटॉप की दुकान खोल ली है, कोई किसी क्या कहते हैं अपना कपड़ों की दुकान खोल ली है जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो लोग वो गुड्स को सेल करना और प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे जो कि लग्जरी आइटम है, जिनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और नेसेसिटीज़ की जो प्रोडक्शन है वो सफ़र करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। क्योंकि अनप्लान्ड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अनप्लान्ड प्रोडक्शन लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। हर तीसरे दिन अनस्टेबल मार्केट होती है। क्यों? अगर ज़्यादा बना देते हैं तो अगले साल कम, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा कुछ ज़्यादा ही बना दिया मगर इतनी डिमांड तो है नहीं, तो फर्दर जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक उनको प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो जॉब लॉसेज होंगे, तो अनस्टेबिलिटी हुई ना, तो इंस्टेबिलिटी रहती है। किसी साल माल ज़्यादा बन जाता है, किसी साल माल कम बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस को सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट इन प्लेस ऑफ सोशल वेलफेयर। भाई मेन मोटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है? प्रॉफिट कमाना। वो अपने प्रॉफिट को देखेंगे और वो कॉस्ट ऑफ वर्कर को प्रॉफिट नहीं बेसिकली इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम देखेंगे और सोसाइटी जाए भाड़ में। ठीक है, आपने ये देखा है कि सोसाइटी की वेलफेयर की कोई प्लेस नहीं होती कैपिटलिज्म में। एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुलती हैं और आप उनके पास से निकलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो कहते हैं पोल्यूशन जितना हो ही जा रहा है हो ही जाए, हमें क्या लेना देना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को वो रिश्वत दे देते हैं। तो रिश्वत देने से क्या होता है? रिश्वत देने से, सिंपल वर्ड्स में, रिश्वत देने से उनके ऊपर कोई छापा वगैरह नहीं मारते, उनके ऊपर कोई मतलब एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट, तो वो रिश्वत खिला खिला के अपना काम चला रहे हैं। तो कहने की बात है, जितना भी रॉ मटेरियल वेस्ट है या तो वो ऐसे फेंक देते हैं जो उनको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, या फिर वो हमारी रिवर्स में डंप कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो वो सोशल वेलफेयर या कंट्री की वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनबैलेंस डेवलपमेंट। सिर्फ उन्हीं रीजन्स में वो फैक्ट्रीज खोलेंगे जहाँ पे उनको फ़ायदा है। ऐसे रीजन्स में नहीं खोलेंगे जो बैकवर्ड है कि उसकी भी डेवलपमेंट हो जाए, मुल्क की तरक्की हो जाए, ऐसा नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं हमें फ़ायदा कहाँ है। ओनली दोज रीजन्स वर डेवलप्ड विच आर गुड फॉर द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर मोर एडवांस्ड और सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो डेवलप हो जाते हैं और कुछ अंडर डेवलप रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग आके कंपनियां खोलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे खोल के नुकसान है। तो कैपिटलिज्म का एक और डीमेरिट भी है जो ये कहता है कि भाई मतलब कुछ कंट्रीज़ के जो रीजन है वो रीजन हाईली डेवलप हो जाते हैं और कुछ रीजन्स बैकवर्ड रह जाते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कैपिटलिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म है, सोशलिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म है। हमें बीच बिचाले चलना है, हमें कभी भी एक साइड नहीं लगना, क्योंकि हर एक की मेरिट या डीमेरिट होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।